आज के का फंडा के एपिसोड में हम जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोज आ रहे हैं और मार्केट पे उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हो रही है, सबको कवर कर लेंगे बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ। सबसे पहले आप देखिएगा कि वॉर के रिलेटेड अपडेट क्या है। अपडेट मल्टीपल्स आती जा रही है और इतनी ज्यादा सूत्रों के हवालों से अपडेट आ रही है कि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। पर कंक्लूजन में बताया जाए तो सबसे पहले अगर ईरान की तरफ से अपडेट की बात करी जाए तो ईरान ने पाकिस्तान को भेज दिया है अपना एक प्रपोजल। उस प्रपोजल में कहा है कि भैया जो हमें न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए जो हम पे अननेसेसरी रूल लगाए जा रहे हैं वो मत लगाओ। एट द सेम टाइम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ब्लॉकेट को हटाया जाए। ये दो मेन उनकी डिमांडें हैं जिसके ऊपर यहां पे बात हो गई है। यूएस को इसको ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया गया। उसका एक्चुअल रिएक्शन क्या है, मल्टीपल लोगों से रिएक्शन आ रहा है। वो ऐसा आ रहा है कि भैया अभी हम नहीं मान रहे, हमें नहीं समझ आ रहा। बट ओवरऑल ये भी समझ आ रहा है कि ट्रंप को अभी वॉर को बहुत ज्यादा आगे नहीं खिसकाने की इच्छा, जब तक उनका ईगो ही बहुत बुरी तरीके से हर्ट ना हो जाए। तो अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो यूएस की तरफ से रिएक्शन अब क्या आता है वो एक इंपॉर्टेंट होगा। ईरान की तरफ से एक प्रपोजल यहां पे जा चुका है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये प्रपोजल एक बार रिजेक्ट करने की बात करी गई तो उसकी वजह से एक बार अगर आप वापस से क्रूड को देखोगे तो क्रूड वापस से $100 को क्रॉस करने की तरफ है और वो कर चुका है। जब भी क्रूड आज के दिन इंडियन मार्केट में करेक्शन आया क्यों और वो भी कहां पे आया वो आप देखिएगा। जितने भी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है, रेट सेंसिटिव एरियाज है, वहां पे हमें हमेशा करेक्शन देखने को मिल जाएगा। अभी रेट सेंसिटिव कौन कौन से हो गए इंडिया के पर्सपेक्टिव में। जब भी क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा, आप एक चीज समझिएगा, अगर क्रूड का प्राइस ऊपर जा रहा है प्लस एट द सेम टाइम अगर आईएनआर डेप्रिशिएट हो रहा है तो इंडिया की कंप्लीट जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो फिजिकल डेफिसिट कम होने की एक्सपेक्टेशंस होती है, मतलब नेगेटिव होने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। फिजिकल डेफिसिट में कमी आने की हमें एक्सपेक्टेशंस हो जाती है जो इंडिया के लिए खराब होता है। तो जितने भी सेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गई, डायरेक्टली जहां पे इंटरेस्ट रेट का या फिर क्रूड का या आईएनआर का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब सेक्टर्स बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा अगर आप चेकआउट करोगे तो रियलिटी सेक्टर हो गया। तो इन सब सेक्टर के चलते यहां पे हमें मार्केट में आज के दिन करेक्शन देखने को मिल गया था और इन्होंने ही लीड किया था। आप ध्यान रखिएगा जब भी ये क्रूड का मैटर आएगा, देखिए ये मैटर बहुत ज्यादा चल जाता है। सपोज करते हैं क्रूड $115 के ऊपर चल जाता है तो पूरा मार्केट टूटेगा। पर जब तक इतना एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं होती है, हमेशा लीड करेंगे ये वाले सेगमेंट्स। इन चीज को हमें बैक ऑफ द माइंड रखना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आईटी भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। बेटर परफॉर्मेंस कौन से करेंगे, जो क्रूड के रिलेटेड डायरेक्टली पॉजिटिव सेक्टर होंगे, चाहे वो डायरेक्टली ऑयल एंड गैस हो या फिर फार्मा हो, क्योंकि वो आज के दिन डिफेंसिव सेगमेंट हो गया तो वो थोड़ा सा आज के दिन अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस चीज को हम बैक ऑफ द माइंड रख लेंगे और ये सिनेरियो तब तक चलेगा जब तक क्रूड $100 के ऊपर या उसके आसपास मेंटेन होता है। तो ये सिनेरियो और प्रेशर हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यूएस की तरफ से एक इंटरेस्टिंग डेटा आया है। वहां पे अगर हम इकोनॉमिक डेटा, इकोनॉमिक जो पोल हुआ है उसकी बात करें तो कोविड से भी बुरा हाल अभी है, ये वहां के लोगों का मानना है। ध्यान से समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट लाइफ का प्रिंसिपल आपको समझा रहा हूं। डेटा आपकी स्क्रीन पे है, कोविड से बुरा हाल है, ये वहां के लोग, वहां का जनरल, वहां का एनालिसिस बोल रहा है। और अगर अभी हम लास्ट मंथ के इनफ्लोज की बात करें ईटीएफ्स में, मतलब कि शेयर्स में, इक्विटीज में, लास्ट ईयर से कंपैरिजन में डबल आ रहे हैं। मतलब वहां का मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई को टच कर रहा है। इकोनॉमी वाइज बोला जा रहा है कि कोविड से बुरा हाल है। इकोनॉमी और मार्केट कभी भी सेम नहीं होते। कई बार मैंने लोगों को कंफ्यूज करते हुए देखा है कि यार इकोनॉमी अच्छी होगी तभी मार्केट अच्छा चलेगा। ये परफेक्ट एग्जांपल है कि अननेसेसरी इकोनॉमी को देखते हुए या आजू बाजू के अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए स्टॉक मार्केट के डिसीजन मत लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग। अभी मार्केट में अगर हम बात करें यूएस में, तो वहां पे इकोनॉमी खराब है, पर मार्केट देख रहा है कि क्या अगले 2 साल तक खराब रहेगी, नहीं। तो उसको डिस्काउंट करते हुए इवेंचुअली मार्केट लाइफ टाइम हाई तक पहुंच चुका है। लोग हाईएस्ट इनफ्लोज डाल रहे हैं आज के दिन मार्केट में। इस चीज को आप बैक ऑफ द माइंड रखिएगा जब भी हाईएस्ट इनफ्लोज आते हैं, स्पेसिफिकली रिटेल की तरफ से। वैसे मुझे थोड़ा सा डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि यूएस मार्केट में वापस से करेक्शन का फेज स्टार्ट हो, जिसकी सिंपैथी में इंडियन मार्केट में भी दिक्कत है। बट वो एक आगे की कहानी है, कभी और डिस्कस करेंगे। सेकेंड बात करते हैं अभी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। निफ्टी के लिए अगर आप चार्ट्स पे चेकआउट करोगे, 50 EMA वीकली बेसिस पे आपका रेजिस्टेंस है। अपने जो भी आप चार्ट यूज करते हैं उस पे जाइएगा, वहां पे वीकली चार्ट्स लगा दीजिएगा और 50 और 200 EMA का इंडिकेटर लगा दीजिएगा। 50 EMA आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, 200 EMA की लाइन आपका सपोर्ट बना हुआ है। बहुत सिंपल सी कहानी है। रेजिस्टेंस कहां पे, अगर हम निफ्टी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो निफ्टी में 50 EMA रफली आपका आ रहा है 24,500 के आसपास और 200 EMA कहां पे आ रहा है वीकली बेसिस पे
वो आपके लिए आ रहा है 23,200 से 300 की रेंज के। इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है कि भैया मैं अगर इसके ऊपर गया तो फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा, इसके नीचे गया तो फ्रेश ब्रेकडाउन हो जाएगा, और इस लड़ाई के बीच में मार्केट एक रेंज में ऊपर नीचे अननेसेसरी आपको कंफ्यूजन दे रहा है, और इस कंफ्यूजन में आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा, जब मार्केट ने रीसेंट बॉटम बनाया था उस समय भी हमारी बात हुई थी इस चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर रखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। हमारी बात हुई थी कि वहां से मार्केट का बाउंस आएगा, और वो बाउंस की जो रेंज दी थी वो मैंने 24,500 की ही दी थी कि यार ये अल्टीमेट लेवल होता है जिसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर वो एक फ्रेश रैली कहलाएगा, इस मार्केट के बाउंस को उसमें खत्म मान लिया जाएगा। वो इसलिए 24,500 के आसपास की बात करी थी बिकॉज वहां पे हमारे लिए 200 EMA का रेजिस्टेंस लाइन थी। आई होप ये आप समझ चुके हो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। अब अगर मार्केट करेक्ट होता है तो पहला सपोर्ट इमीडिएट तो 23,800 हमें दिख ही रहा है, उसके बाद जो 50 EMA की लाइन है, जो वीकली बेसिस की लाइन है 23,300 के आसपास की, वो एक मेजर लाइन ऑफ कंट्रोल है। जब तक इस लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, कंपेयर टू मंदी के सौदे, आपके तेजी के सौदे, यहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होगी। और जैसे ही अगर हम इसको क्रॉस कर जाते हैं तो एक फ्रेश तेजी के सौदे का आपका माइंडसेट बन जाएगा। पर वो माइंडसेट बनने से पहले मार्केट क्या 2.5 दिन का या 3 दिन का करेक्शन नहीं दे सकता? आंसर इज यस, और दे जाता है अभी किसी कंफ्यूजन में, तो ये ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए अच्छा होता है। देखिए, एक होता है मार्केट ये सीधा ऊपर चले जाए, आई डोंट लाइक दिस मार्केट। मेरे को ये पसंद आता है मार्केट ऊपर जाए, थोड़ा सा रिटेस्ट करे, थोड़ा सा रेंज बाउंड हो, फिर ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आए, रेंज बाउंड हो, कई बार थोड़ा सा और नीचे चल जाए, फिर ऊपर चल जाए। इस तरीके के जब भी मूव्स आते हैं, दैट इज मोर सस्टेनेबल एंड रिलायबल। इस चीज को हमें बैक ऑफ द माइंड रखना है। फाइनली हम बात करते हैं गोल्ड और बिटकॉइन के। आई थिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में सेम चीज लग रही है, सेम चार्ट पैटर्न्स बने हुए, आप खुद जाके देख सकते हो। बेसिक मैंने आपको दिमाग बता दिया है। एक क्वेश्चन मेरे पास जो सबसे ज्यादा आ रहा है कि आनंद, अभी वॉर की सिचुएशन आ रही है, क्रूड बढ़ गया, तो हमारा ये गोल्ड क्यों गिर रहा है? ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। एटलीस्ट आने वाले कुछ समय तक आप देखोगे गोल्ड और इक्विटी लाइन बाय लाइन, साइड बाय साइड चलेंगे, बिकॉज आज के दिन जो गोल्ड में मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कर रहे हैं कंट्रीज। जब कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करती है तो कंट्रीज तब अपना एक्सपोजर बढ़ाएगी जब उनको उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। उनको ही लगेगा कि यार अननेसेसरी मुझे वॉर पे एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा, मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा है। सरप्लस पैसा को अभी तक मैं सिर्फ यूएस में या यूएस की ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करता था, और अब मैं चाहता हूं कि यूएस का डोमिनेंस थोड़ा सा कम हो, तो मैं ये सरप्लस पैसे को अब गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा। यही मेजर स्टोरी बन रही है गोल्ड की, जिसकी वजह से गोल्ड बढ़ा है। तो वो स्टोरी को वापस से आने के लिए सारी वॉर के सिनेरियोस को खत्म होकर शांति होगी, तभी गोल्ड में अगला मूव आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में गोल्ड फिर भी हमें आज के दिन बेटर प्लेस लगता है अगर हमें एसेट एलोकेशन करना है तो। पर फिर भी क्या यहां पे तबाही मच जाएगी, नया हाई बन जाएगा? भाई साहब, मैं उस कैंप का आदमी अभी तक नहीं हूं। फाइनली बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन ने अपना इनिशियल रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, 80,000 के ऊपर वापस से जाते एक फ्रेश मूव आ रहा है जिसको हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ट्रेड करने के लिए चाहे गोल्ड हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इंटरनेशनल स्टॉक्स हो, अकाउंट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेशल अकाउंट है जहां पे काफी एडिशनल चीजें मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट के लिंक को आप चेकआउट कर सकते हो। और बिटकॉइन में बात करी जाए तो अभी तक हुआ क्या है, माइंडसेट ये बन रहा है, दो ऑप्शन आ रहे हैं। या तो मार्केट सपोज करते ही एक रेजिस्टेंस का लेवल था, इसको तोड़ चुका है, या तो ये यहां से सीधा ऊपर ले जाए, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि एक बार ये पूरा रीटेस्ट मारे और फिर एक बड़े मूव के लिए रेडी हो। अब इसमें से कौन सा होगा, फर्स्ट सिनेरियो होगा या सेकंड सिनेरियो होगा, वो हमें टाइम बताएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट सिनेरियो से ज्यादा अगर सेकंड सिनेरियो हो जाए तो वो बेटर रहेगा मार्केट के लॉन्ग टर्म मूव के लिए, ताकि जो अप मूव आएगा वो थोड़ा लंबा चल पाएगा। फर्स्ट भी आ जाए तो वी कांट डिनाई, बट आई एम इन दी कैंप कि अगर सेकंड आता है तो उस पर हम ध्यान रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम इस पर और डिटेल वीडियो बनाए तो कमेंट डाल के मुझे बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ओपन फॉर ऑल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट जरूर कर दीजिएगा। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा।